हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग अब फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। जो लेक्चर अभी चल रहा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रेडी हुआ उस पर हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, तो हमने पहले तो देखा कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे। जस्ट हमारी जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पे वायोलेंस के क्या दिक्कत आया। ठीक है, दूसरा हमने इस चीज़ को भी देखा कि वायोलेंस के अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मर्ज करने की समस्या थी। ये दो मेन प्रॉब्लम थी। तो देखते हैं क्या होता है। दी पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा पाथ हम लोगों ने, कौन सा रास्ता चुना, किस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े। तो डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी कुछ एडवांटेज भी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए। तो एडवांटेज क्या था? अनलाइक साउथ अफ्रीका, कुछ ऐसी कंडीशन थी जो साउथ अफ्रीका की तरह नहीं थी। वो क्या नहीं थी? दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्शियस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। हम इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, इस चीज़ को लेकर हम लोग वरीड नहीं थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। मच ऑफ दिस कॉन्शियस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। मैक्सिमम जो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो कॉन्शियस थी, जो अवेयरनेस थी, जो हम लोगों की जो वरीड थी, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी स्ट्रगल के टाइम पे। स्ट्रगल करते करते फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग समझ चुके थे कि आखिर कैसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। स्ट्रगल हमने किया किस चीज़ के लिए? जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया। तो स्ट्रगलिंग में हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया, वो केवल और केवल एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं था। इट वाज ऑल्सो स्ट्रगल। जो हमारा स्ट्रगल था, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, इट वाज ऑल्सो स्ट्रगल टू रीजनरेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो स्ट्रगल था ये हमारी कंट्री को रीजनरेट यानी कि रिव्यू, ठीक है ना, दोबारा से पुनर्जीवित करने का, ठीक है, मतलब रिक्रिएट करने का। तो जो ये स्ट्रगल था इसने हमारी कंट्री को रिक्रिएट करने का, इनटू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इन पॉलिटिक्स, और हमारी सोसाइटी ऑफ पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ शार्प डिफरेंसेस था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लोग थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, उनमें इस चीज़ को लेकर के, ओपिनियन को लेकर डिफरेंसेस थे कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ लोगों में आपस में डिफरेंसेस थे। ठीक है, सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। आज भी मतलब डिफरेंस जो रूलिंग पार्टी हो, जो अपोजिशन पार्टी होती, कैसे रूल कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आज भी डिफरेंसेस हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Yet some basic idea had come to be accepted by almost everyone। डिफरेंसेस अभी भी हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कंट्री में बेसिक चीज़ें क्या होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के सब लोग एग्री थे कि आखिर कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसको लेकर हर पर्सन, हर एक पार्टी एग्री थी। कुछ बेसिक चीज़ें थी। एज फार एज बैक इन 1928, सबसे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने स्टार्ट की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो वो ईयर था 1928 का। 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर। ठीक है, तो 1928 में कौन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है? मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू के साथ 8 फ्रीडम स्ट्रगल या 8 लीडर्स और थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की। तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का सबसे पहले काम किया गया 1928 में। इसका 1931 में रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन। 1931 में हम लोगों ने 26 जनवरी 1931 को क्या किया था? एक रिजोल्यूशन लिया था, रिजोल्यूशन कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो 1931 जो कराची सेशन हुआ था, याद रखिएगा 1931 में कराची में सेशन होता है। जो कांग्रेस सेशन थी, हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था। ठीक है, तो 1931 में कहाँ पर हुआ था? कराची में, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी पाकिस्तान में है।
तो 1931 में रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट, तो जो कराची का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था ड्वेल्ट फोकस था, किस चीज़ पे फोकस था, किस चीज़ पे बेस था, हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, इंडिया का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना कैसा चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। बोथ दीज डॉक्यूमेंट, इन दोनों डॉक्यूमेंट में बोथ दी डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो चाहे 1921 का सेशन हो चाहे 1931 का सेशन हो, या दोनों में ये दोनों लोग एग्री थे कि क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि ये इस चीज़ को लेके एग्री थे कि हमारे कंट्री में हर एक पर्सन को, ठीक है, हर एक एडल्ट पर्सन को वोटिंग राइट होगा, उसका कास्ट कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसका रीजन कुछ भी हो, लेकिन हर एक पर्सन को वोटिंग राइट मिलेगा, हर एक एडल्ट पर्सन को। तो दोनों लोग, ये बेसिक चीज़ होगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको लेकर ना तो इनमें मतभेद था ना इनमें मतभेद है, ना प्रेजेंट टाइम पे कोई क्लैसेस है, इस चीज़ को सब लोग मानते हैं, ठीक है। तो जो एक बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है। तो एक बेसिक फ्रीडम, मतलब बेसिक चीज़ जिसको लेके 1921 में भी रेडी, 1931 में भी रेडी थे, और जब हमने अपना फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस समय भी रेडी थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेके सब लोग रेडी थे। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम का राइट होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को लेके भी सब लोग इंक्लूजन के लेके रेडी थे। एंड राइट टू इक्वलिटी, मतलब किसी को किसी के कास्ट, किसी के जेंडर, किसी के पुअर या रिच के हिसाब से कोई डिफरेंसेस ना किया जाए, सबको इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। एंड टू राइट टू प्रोटेक्ट द राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, जो माइनॉरिटी जिनका नंबर कम है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने की गारंटी प्रोवाइड की जाए। इन सब चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया 1921 के 1931 के, मतलब इन चीज़ों को लेकर सब लोग एग्री थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसके लिए चीज़ को लेकर के हम लोग पहले से ही फ्रीडम स्ट्रगल में डिसाइड कर चुके थे, ठीक है। तो 10 सम बेसिक वैल्यू, तो ये सब कुछ बेसिक वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ द माइनॉरिटीज रूल, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बेसिक जो रूल वैल्यूज हैं, पर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स, तो इनको सब लीडर्स के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो बेसिक वैल्यूज हैं वो सभी लीडर्स, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी तो सब लीडर्स जब डेलिब्रेट करते तो इन बेसिक बातों को लेकर के सब लोग एग्री थे कि ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होनी चाहिए। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल, तो जो कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस थे लाइक पार्लियामेंट, ठीक है, या कोर्ट, ये सब चीज़ें जो थी, तो उनसे फैमिलियरिटी की वजह से, क्योंकि हम 100 ईयर से ज़्यादा हमारी कंट्री पे रूल रहा उनका, 1600 उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बाद जब बक्सर और प्लासी का वॉर होता है उसके बाद से उनका 1757 के बाद पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल राइट हो गया था हमारी कंट्री में। लगभग 1757 से 1857, 1957, अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है, लगभग 200 ईयर्स तक उनका रूल रहा। तो हम लोग उनके इंस्टीट्यूशन से काफ़ी फैमिलियर हो चुके थे, कैसे काम करना होता है इसी को समझ चुके थे। The familiarity with political institution of colonial rule also help develop an agreement over the institutional design। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसी रहेगी, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल के फैमिलियर रहे तो ये चीज़ें भी वहाँ से हम सॉर्ट आउट कर चुके थे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, लेकिन हमने कुछ चीज़ें ब्रिटिश के हिसाब से नहीं की। जैसे ब्रिटिश रूल में क्या था, ब्रिटिश केवल कुछ लोगों को, फ्यू पर्सन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड करता था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, तो जब कम लोगों से, बहुत कम लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर के पहुंचेंगे तो लेजिस्लेचर क्या होगा, बहुत वीक होगा। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे अपना पार्लियामेंट जो कि रूल बनाने का काम करता है वो कहलाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होता है, लेजिस्लेचर में कौन पर्सन होते हैं, जिनको हम लोग चूज करते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो है उनको हमने चूज किया, तो अगर कम लोगों के द्वारा चूज किए जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो पर्सन पहुंचा है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन पर्सन नहीं पहुंचा है। तो अगर सब लोग, हर एक पर्सन वोट दे के चूज कर रहा है तो वो
वो लेजिस्लेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर होगा। तो वहाँ पे कुछ लोगों को वोटिंग राइट था, इसलिए लेजिस्लेचर क्या था, मतलब बोलेंगे वीक लेजिस्लेचर है। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937, हमारे यहाँ पे सबसे पहले 1937 में इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट असेंबली के लिए, जैसे अपने यहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट बनने के लिए, उसी को प्रोविंशियल असेंबलीज बोलते हैं। उसके लिए 1937 में इलेक्शन होते हैं। एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश के अंडर में जो इंडिया थे उसके प्रोविंशियल असेंबली के लिए और मिनिस्टर्स बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट फुली डेमोक्रेटिक नहीं थी। फुली डेमोक्रेटिक क्यों नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, जिनके द्वारा वोट सबको देने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर वोटिंग राइट सबको मिलता तो फिर वो फुली डेमोक्रेटिक मानी जाती। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट वहाँ जब 1937 में जो इलेक्शन होता है ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में, तो उससे जो गवर्नमेंट बनती है वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा क्या मिलता है, बट द एक्सपीरियंस गेन बाई इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव हम लोग चूज होकर गए और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में जो काम करने से हमें एक्सपीरियंस मिला, प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस एक्सपीरियंस से हमें अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने में काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी हम आसानी से उनको सेट कर पाए, हमें समझ में आ गई कि कैसे वर्क करना होता है। and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional design and procedures from colonial law like the Government of India Act. यही वजह है कि जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें बहुत सारी बातें जो ब्रिटिश रूल की थी उनको हमने एडॉप्ट किया। ठीक है, तो क्योंकि 1937 में जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में हम लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट किया और उनके वर्किंग स्टाइल को समझ पाए। और जब हमें ये समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन को कैसे यूज किया जाना चाहिए और उनके इंस्टीट्यूशन की हेल्प से हमने खुद के इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो हमने ब्रिटिश के शामिल किए अपने में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या है, 1935 में हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश के रूल अप्लाई होते थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना गया। तो इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। इवन ये समझिए कि जो हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही है। अब आप तो बोलोगे भाई यार ब्रिटिश तो मतलब हमने तो हमेशा पढ़ा कि ब्रिटिश हमें ऑपरेश करते थे, हमने उन्हीं के रूल शामिल कर लिए। होता क्या, जब इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़े तो बहुत सारी हमें फ्रीडम्स मिलना स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, तो जब तक 1935 आया था तब तक काफ़ी सारी हमें फ्रीडम मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जो कि उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कंपेरेटिव टू 1857। ठीक है, और इस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें शामिल किया, जो उसमें लगा कि रिगार्डिंग सही नहीं हमने चेंज किया। तो दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्योंकि हम इन चीज़ों से फैमिलियर थे इन रूल से, यही वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, बहुत सारे हमने इंस्टीट्यूशनल जो डिटेल्स हैं एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे कॉलोनियल लॉ से हमने अपने शामिल किए। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had other benefit. Years of thinking, सीधे अडॉप्ट नहीं कर दिए, हमने उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्कस किया। ठीक है ना, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। तो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेनिफिट क्या था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले प्रॉपर डिस्कस किया। ठीक है, डेलिब्रेशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, डिस्कशन हुआ, देन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स ने दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया। ठीक है, अदर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन अवर आउन टर्म्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस कंट्री में ऐसा हो रहा है, उसकी चीज़ों को पढ़ा और ये देखा कि क्या ये चीज़ हमारी कंट्री में अप्लाई हो सकती है और किस तरीके से अप्लाई हो सकती है। ये जो रूल है वहाँ के लोगों के लिए ऐसा है, ये रूल हमारी कंट्री के लिए किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। कोई डायरेक्ट चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर दिया, हमने दूसरी कंट्रियों को की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, लेकिन अपने टर्म्स पे, अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हैं। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर्ड थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उससे कुछ लीडर इंस्पायर हुए और कुछ यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर हुए। तो
तो दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया, ठीक है, जो रशिया का जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, जो सोशलिस्ट की बात करता है, हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो जो हमने रशिया का जो रेवोल्यूशन, रशिया का जो चीज़ें थी उनको पढ़ा, तो इससे हम लोग ये भी सोच पाए, हमने सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी सबको मिले, सोशल लेवल पे सब लोग इक्वल हों और इकोनॉमिक लेवल पे भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, इस चीज़ पे भी फोकस किया, इन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन, लेकिन केवल कि दूसरा क्या कर रहा है इससे हम अपने में शामिल कर लें, या अकेला नहीं करना था। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, हर एक स्टेप में हमने ये देखा कि जो उस कंट्री का ये प्रोविजन है वो हमारी कंट्री में कैसे सूट करेगा, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब चीज़ें थीं जिन फैक्टर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये हमारा आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैसे बनी, कैसे उन्होंने काम किया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप थ्रू मैसेज और थ्रू कॉल आप पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।